नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर साउंड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, फिजिक्स के अंदर ध्वनि वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने ध्वनि के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था बेसिकली इस चैप्टर का नाम जो है वो ध्वनि एवं तरंगे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्वनि के बारे में बेसिकली अपन को पढ़ना है, लेकिन ध्वनि एक प्रकार की तरंग होती है, तो पहले अपन को वेव यानी तरंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। तो मैंने आपको बताया था तरंग ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले माध्यम होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव और एक होती है अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यांत्रिक तरंगे ऐसी होती है जो आपके पास जिनको चलने के लिए, संचरण के लिए, प्रोपगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। और उसके दो प्रकार बताए थे मेन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। और उसके बाद अयांत्रिक तरंगे क्या बताई थी मैंने, ऐसी तरंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी दे कांट मीडिया नहीं होता, उनको मीडियम नहीं चाहिए होता, आपके पास माध्यम नहीं चाहिए होगा तब प्रोपगेट करने के लिए, संचरित करने के लिए। उसके बाद अयांत्रिक तरंगों का एग्जांपल बताया रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब आदि। अच्छा, तीसरी तरंग मैंने आपको बताई थी पदार्थ तरंगे, जो मैटर वेव्स होती है, जो परमाणु के अंदर पाई जाती है, एटम के अंदर पाई जाती है, वो आपकी मैटर वेव होती है। अब उसके बाद अपन ने तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। माध्य स्थिति, अधिकतम विस्थापन क्या होता है, आयाम कहलाता है, उच्चतम बिंदु तरंग का क्षण कहलाता है, निचला बिंदु गर्त कहलाता है, और ये सारी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी थी। आवर्ती आवर्तकाल में संबंध पढ़ा था। अब उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था अब हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे क्या होती है, जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसी आधार पर ये दो प्रकार से डिवाइड की जाती है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, उन दोनों प्रकारों की चर्चा करनी है। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहला जो आपके पास टाइप है वो आता है यांत्रिक तरंगों का अनुप्रस्थ तरंगे। जो पहला पार्ट है वो आता है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगे, चलिए ट्रांसवर्स वेव। अब ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपकी एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक ट्रांसवर्स वेव है। ये आपकी एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। अब कैसे आपके पास पता चले आपको कि ये कौन सी तरंग है, ट्रांसवर्स वेव? देखिए, ये आपकी तरंग चल रही है, ये इस तरीके से तरंग मूव कर रही है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये तरंग मूव कर रही है, ये आपकी तरंग चल रही है। और तरंग चलने के साथ साथ ये तरंग है आपके पास इस तरह की। जब तरंग चल रही है और तरंग के साथ साथ आपके पास उसके जो कण है माध्यम के कण यानी मीडियम पार्टिकल्स अगर लंबवत गति करें, लंबवत का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर मोशन करें, इस तरीके से माध्यम के कण आपके पास लंबवत गति कर रहे हैं यानी परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं, तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग। यानी ऐसी तरंग, ऐसी यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा के जिधर तरंग गति करती है उसके लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत गति करते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पे गति करते हैं, समकोण कंपन करते हैं। यानी तरंग यूं चल रही है तो माध्यम के कण यूं चलेंगे आपके पास, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा साफ। तो पहला पॉइंट है अनुप्रस्थ तरंगे आपके पास क्या होती है, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के किस प्रकार गति करते हैं, आपके पास लंबवत आपके पास कंपन करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है अनुप्रस्थ तरंगों की। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ तरंगे, सबसे पहला पॉइंट है अनुप्रस्थ तरंगों में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, पहला पॉइंट है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के
लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। यह आपके पास अनुप्रस्थ तरंगों का प्रॉपर्टी होता है, यानी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है केवल और केवल ठोस ऐसे माध्यमों में चलती है जिनमें दृढ़ता का गुण होता है, जिनमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। यानी अनुप्रस्थ तरंगे केवल उन्हीं माध्यमों में चल सकती है जिनमें दृढ़ता यानी रिजिडिटी का गुण होता है। ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास रेलवे के पेपर में। तो दृढ़ता का गुण होता है, ठोस होता है, थोड़ा सा कठोर होता है। और आप खुद बताओ कठोरता का गुण किन माध्यमों में होता है, किन मीडियम में होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में? तो आप बोलोगे ठोस में। जो ठोस चीज होती है उनमें कठोरता का गुण होता है। देखिए ठोस में तो होता है, लेकिन द्रव की जो ऊपरी सतह होती है, लिक्विड की अपर सरफेस होती है, उसके अंदर भी दृढ़ता का गुण पाया जाता है, रिजिडिटी का प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो एक तो ठोसों में पाई जाती है अनुप्रस्थ तरंगे, और आपके पास एक द्रव की ऊपरी सतह पे पाई जाती है, यानी अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसके अंदर पाई जाती है। तो ये दृढ़ माध्यमों में पाई जाती है। कौन कौन से दृढ़ माध्यम, कौन से? एक तो ठोस और द्रव की ऊपरी सतह, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। ये आपके पास अनुप्रस्थ तरंगों की बेसिक प्रॉपर्टी है। ये दृढ़ माध्यमों में पाई जाती है, जो जैसे ठोस और द्रव की ऊपरी सतह। तीसरी बात ये होती है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो शृंग और गर्तों के माध्यम में चलती है। मैंने आपको बताया था शृंग और गर्त क्या होते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। तरंग का उच्चतम बिंदु शृंग कहलाता है, तरंग का निम्नतम बिंदु क्या कहलाता है, गर्त। तो ये शृंगों गर्तों के माध्यम में चलती है। जैसे एक बार तो उच्चतम आएगा, फिर निम्नतम आएगा, फिर एक बार उच्चतम, फिर एक बार निम्नतम, यानी शृंग गर्त बनेंगे। ठीक है, तो ये शृंग तथा शृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन को ध्यान रखना है। तो क्या बोला मैंने कि ये तरंगे शृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती है। अब अगली बात आती है कि आपके पास अगला एक और प्रॉपर्टी आती है जो अपन को ध्यान रखनी है। एक प्रॉपर्टी और होती है, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश वाला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको ध्रुवण नाम की एक चीज बताऊंगा। ध्रुवण एक घटना होती है। अभी सिर्फ ध्यान रखना आप कि जो आपके पास अनुप्रस्थ तरंगे होती है उनका ध्रुवण किया जा सकता है और आपके पास अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ध्रुवण होता क्या है वो अपन आगे देखेंगे। इनका ध्रुवण नहीं, इनका ध्रुवण किया जा सकता है, इनका ध्रुवण किया जा सकता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि इनका ध्रुवण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्रुवण होता क्या है वो अपन आगे देखेंगे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपने रस्सी में उत्पन्न तरंगे देखे होंगी। रस्सी में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? आपके पास अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो मैंने बताई भी थी आपको अभी, इस तरीके से भी बताई थी आपको कि ये रस्सी वाली तरंगे जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रस्सी में, एक रस्सी के अंदर तरंगे इस प्रकार उत्पन्न होती है। आप पकड़ के यूं इसको जड़ा कर रहे हो तो ये रस्सी के अंदर उत्पन्न तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आप रस्सी को पकड़ के यूं करते हो तो यूं करती है जैसे ये कर रही है, ये आपके पास एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला रस्सी या डोरी के अंदर उत्पन्न तरंगे, रस्सी या डोरी में उत्पन्न तरंगे। दूसरी एग्जाम्पल, आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों का। जो प्रकाश तरंग है वो प्रकाश एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें से कईयों के एक आपके पास कंफ्यूजन आएगा कि सर प्रकाश तरंगों को, प्रकाश को चलने के लिए तो किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, फिर आखिर प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग क्यों माना जाता है? तो इसका एक रीजन है आपके पास
कि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग क्यों माना जाता है, उसका रीजन ये है कि देखिए, क्लासिफाई आपसे पूछा जाए कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में से प्रकाश किसके अंदर शामिल की जाएगी, वो बात कही जाती है, तब ध्यान रखना प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसीलिए वो अनुप्रस्थ तरंगों में शामिल की जाती है। बाकी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ओरिजिनलिटी के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में से किस में शामिल किया जाए प्रकाश को, तो वो अनुप्रस्थ तरंगों में शामिल किया जाएगा। चलिए, तो डोरी में प्रकाश तरंगे भी कैसी तरंगे होती है आपके पास, अनुप्रस्थ तरंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, प्रकाश तरंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगे आपके पास जो है वो पानी के अंदर जो द्रव की ऊपरी सतह होती है उसमें भी आपके पास उत्पन्न की जा सकती है। तो आप तालाब में एक पत्थर फेंकोगे, तालाब में पत्थर फेंकने के बाद देखना आप पानी में तरंगे आती है। जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकोगे तो पानी में तरंगे उत्पन्न होती है, वो तरंगे कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। तो तालाब में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। चलिए, तो तालाब में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। तो मैंने आपको अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट, माध्यम ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो वो कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ। उसके बाद ये दृढ़ माध्यमों में पाई जाती है, रिजिड माध्यम में, जिनमें रिजिड माध्यम कौन कौन से, जैसे ठोस और द्रव की ऊपरी सतह। उसके बाद ये शृंगों तथा गर्तों के रूप में चलती है, और शृंग और गर्त मैंने बताया था आपको, इनका ध्रुवण किया जा सकता है। ध्रुवण क्या होता है अपन आगे देखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, रस्सी या डोरी में उत्पन्न तरंगे, और आपके पास प्रकाश तरंगे, या फिर तालाब में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की चर्चा करते हैं। अच्छा, इनको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ये आप सभी ध्यान रखना, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। चलिए, अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट, जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी। नेक्स्ट जो तरंग है वो आती है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए, देखिए, जो आपके पास अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण, और अनुदैर्घ्य तरंगों में तरंग संचरण की दिशा के साथ साथ कंपन करते हैं, यानी जिधर तरंग चल रही होती है उधर ही आपके पास क्या करते हैं, कंपन करते हैं माध्यम के कण। यानी मान लो ये आपके पास तरंग चल रही है इस प्रकार से, अनुदैर्घ्य तरंग ये है, तो जो माध्यम के कण होंगे वो भी आपके पास कैसे, इनके साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल इस तरीके से साथ साथ कंपन करेंगे। तो ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण, मीडियम पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ कंपन करते हैं, वो कौन सी तरंग कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग। और जिसमें लंबवत कंपन करते हैं 90 डिग्री पे, वो अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि इसमें माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो पहला पॉइंट है माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ये आपके पास अनुदैर्घ्य तरंग होती है। दूसरी बात, अनुप्रस्थ तरंगे केवल और केवल ठोस में और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यमों, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। तो ये तीनों माध्यम, ठोस, द्रव, गैस में
उत्पन्न की जा सकती है। तो यानी ये तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, या फिर चाहे गैस हो। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो किसके रूप में चलती है? शृंग और गर्त के रूप में। शृंग उच्चतम बिंदु, गर्त निम्नतम बिंदु। ये तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ये आपके पास संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब ये संपीड़न और विरलन क्या होता है? संपीड़न वो होता है जहां पे दाब अधिकतम होता है, और विरलन वो होता है जहां पे दाब कम होता है, न्यूनतम होता है, प्रेशर न्यूनतम होता है। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, बाकी इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है कि इसमें कहानी क्या होती है, ना आपके काम की है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये जो तरंगे हैं ये संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती है। ये संपीड़न तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ये हमें ध्यान रखना है, संपीड़न तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट चीज आपके पास आती है इसके एग्जाम्पल। अच्छा, संपीड़न क्या होगा? जहां पे दाब मैक्सिमम होगा, और विरलन क्या होगा? जहां पे दाब क्या होगा आपके पास? मिनिमम होगा। तो संपीड़न का मतलब है दाब अधिकतम, ये हमें ध्यान रखना है, और विरलन का मतलब है दाब न्यूनतम, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कहानी है आपके पास कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल आपके पास है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला और सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आपके ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव जो हमें पढ़नी है, वो कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। और ये आपके पास इतना कराने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने आपसे पूरी प्रस्तावना ली थी शुरू से। तो आपके जो ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे होती है आपके पास? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब हमारे को इसी के बारे में पढ़ना आगे जाके कि ध्वनि तरंगे क्या कौन सी होती है और क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे किसके अंदर आएगी? अनुदैर्घ्य तरंगों के अंदर आएगी। दूसरी बात आपके पास है, ध्वनि तरंगों के बाद में, साउंड वेव के बाद में, जो आपके स्प्रिंग में जो तरंगे होती है, स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग जो होती है, उस स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न जो तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है आपके पास? ध्वनि तरंगे होती है। सॉरी, ये आपके पास अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये आपके पास कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। अच्छा, वायु में चलने वाली तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे वो भी कौन सी होती है आपके पास? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अनुप्रस्थ तरंगे वो होती है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इधर साथ साथ कंपन करते हैं। उधर सिर्फ ठोस और द्रवों की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, ये सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। वो शृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और वायु में उत्पन्न तरंगे। एक पॉइंट रह गया, इन्हें अपन ध्रुवित नहीं कर सकते, यानी इनका ध्रुवण नहीं किया जा सकता। यह भी हमें ध्यान रखना है, इनका ध्रुवण नहीं किया जा सकता। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनका ध्रुवण किया जा सकता है, तो इनका ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा, आपके पास ये क्वेश्चन बन जाता है ध्रुवण वाला। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे वो समझ में आ चुकी होगी। चलिए चलिए फ्रेंड्स, अब अपन जो हमारा मेन टॉपिक है अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बेसिकली हमें ध्वनि तरंगे पढ़ना है, लेकिन ये ध्वनि तरंगे पढ़ने के लिए ये ध्वनि तरंग, आखिर ये तरंग वर्ड क्या है, उसके लिए हमने पहले तरंग स्टार्ट किया, तरंग के प्रकार पढ़े। ये बेसिक आपके जो था वो आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, और उसका नाम है आपके पास साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंगे। ये हमारे को पढ़ना है, ध्वनि तरंगे।
चलिए, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है आपके पास? एक अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपके पास। तो यह हमें ध्यान रखना है कि यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि जो होती है आपके पास, ध्वनि तरंग, एक क्वेश्चन आता है ध्वनि के बारे में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ध्वनि तरंग, ध्वनि जो होती है उसको कितने भागों में बांटा जाता है ध्वनि तरंग को? तो देखिए ध्वनि तरंग की जो बांटने का आधार होता है वो उसको सुनने की क्षमता होता है कि कितनी आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है, कितनी को नहीं सुन सकता। तो इस आधार पे ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। तो ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से आवर्ती के आधार पर 3 भागों में बांटी जाती है। किसके आधार पर? आवर्ती के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 भागों में ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव बांटी जाती है। और कौन कौन से वो प्रकार होते हैं वो हमारे को देखने हैं। तो देखिएगा आवर्ती के आधार पे 3 प्रकार है। सबसे पहला जो आपके पास प्रकार होता है, सबसे पहला प्रकार होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिनको अपन बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स। उसके बाद दूसरा है आपके पास श्रव्य तरंगे। पहला है देखिए ऑडिएबल वेव्स, श्रव्य तरंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा है अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक, इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना है, आ जाता है। तीसरा है पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव। ये आपके पास तीनों नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखने हैं। तो आवर्ती के आधार पे ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और आपके पास पराश्रव्य तरंगे। ये 3 प्रकार होते हैं आपके पास ध्वनि तरंगों को बांटने के। अभी हमारे को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो 3 प्रकार की तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों को बांटने के 3 आधार होते हैं। पहली तो मैंने आपको क्या बताई, श्रव्य तरंगे या अश्रव्य तरंगे। पहला बोल दो आप इंफ्रासोनिक, दूसरा बोल दो ऑडिएबल वेव यानी श्रव्य तरंगे, और तीसरा आप बोल दो पराश्रव्य तरंगे जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये हमारे को पढ़ना है। अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताता हूं कि इन तीनों को अपना पढ़ने का आधार क्या रहेगा। एक चीज आप ध्यान रखना, मनुष्य जिन ध्वनियों को सुन सकता है उनकी आवर्ती परास होती है। मनुष्य केवल और केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या इसी को अपन 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 हर्ट्ज से केवल 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को ही मनुष्य के कान सुन पाते हैं। ना इससे कम को सुन सकते, ना इससे ज्यादा को सुन सकते। केवल और केवल मनुष्य इसी परास की आवृत्तियों को सुन सकता है। और इसी आवर्ती की परास के आधार पर ये 3 भाग बांटे गए हैं, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताता हूं। अश्रव्य तरंगे क्या होती है? ऐसी तरंगे जिनका आवर्ती परास 20 हर्ट्ज से कम हो, जिनको मनुष्य का नहीं सुन पाए, वो अश्रव्य तरंगे होती है। ऐसी तरंगे जिनकी आवर्ती परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, वो आपके पास कौन सी तरंगे होती है? वो आपके पास श्रव्य तरंगे होती है, ऑडिएबल वेव्स होती है, जिनको आपके पास मनुष्य के कान सुन पाते हैं। और तीसरी प्रकार की आती है पराश्रव्य तरंगे। ऐसी तरंगे जिनको आपके पास मनुष्य के कान सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है, उनको अपन पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये इसका ब्रीफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया। ये बड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। श्रव्य क्या होती है, अश्रव्य क्या होती है, कौन सुन सकता है, किससे उत्पन्न की जाती है, पराश्रव्य क्या होती है। लेकिन आपके पास ये जो इसके लिए आपको पूरा एक वीडियो चाहिए होगा, जिसकी चर्चा अपन कब करेंगे? अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर करेंगे। अभी आपके लिए
एक पॉइंट और है नोट के अंदर जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में छूट गया था, वो अपन देखते हैं। एक नोट करके आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले, देखो एक तरंग आती है आपके पास, उस तरंग का नाम है भूकंप तरंगे। भूकंप जो तरंग होती है, भूकंप के समय भूकंपीय तरंगे आती हैं, भूकंप भी एक तरंगे लेके आती है। वो भूकंपीय तरंगे जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी, एस और एल। ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। इसमें पी तरंग तो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे होती है आपके पास? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। एस तरंगे जो होती है वो आपकी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। एस तरंगे कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पी तरंगे तो अनुदैर्ध्य होती है, एस तरंगे अनुप्रस्थ होती है, और जो एल तरंगे होती है वो लव वेव्स होती है, यानी प्यारी तरंगे। अब देखिए, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ आपको पता ही है। ये लव वेव क्या होती है? ये लव वेव देखिए आज तक कोई समझ भी नहीं पाया है और आगे समझ भी नहीं पाएगा। ये मुझे भी नहीं पता कि इसका नाम लव वेव क्यों रखा। जिस वैज्ञानिक ने रखा होगा उसका कोई चक्कर चल रहा होगा, तो इसलिए अपना दुख दर्द जाहिर करने के लिए उसने यहाँ पे लव वेव नाम रख दिया। लेकिन ऐसा कोई फैक्ट नहीं है इसके अंदर इसका नाम लव वेव क्यों, ना अपन को इसके अंदर आगे जाना। चलिए, तो ये एक पॉइंट था जो छूट गया था, आपसे पूछ ले भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे कौन सी होती है, एस कौन सी होती है, एल कौन सी होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ध्वनि के अंदर जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उनका जो आपके पास वर्गीकरण है वो पढ़ा, और उसके बाद हमने ध्वनि तरंगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग देखा कि ध्वनि तरंगों को आवर्ती के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। और आगे की जो अपनी वीडियो है वो इन्हीं तीनों तरंगों पर आधारित होगी। श्रव्य किसको बोलते हैं, अश्रव्य किसको बोलते हैं और पराश्रव्य किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।